हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझा लिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.1 है नई बुक में, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राह्य विधि से हल कीजिए। सबसे पहले समीकरण युग्म आपको दिया गया है, आपको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो उसको आपको ग्राह्य विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो देखिए पहले चेक करेंगे कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण आपको दी गई है x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, और इसको थोड़ा पहले सही से लिख लो, मानक रूप में लिख लो पहले आप इसको, क्योंकि आपको संगत असंगत चेक करना पड़ेगा पहले। तो ये हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, C1 क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और इक्वल में 0 होता है। तो x प्लस वाई माइनस में 5 इक्वल में 0। अब मान लो इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी वाली समीकरण देखिए, इसके सामने क्या दी गई है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसको भी आप सही से लिख ले पहले। तो 2x प्लस 2y, 10 को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का 10 इक्वल में कुछ नहीं तो 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको अब आपको सॉल्व करना है कि ये संगत है या असंगत है। ये दोनों समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, कैसे चेक करेंगी? सबसे पहले तो आपको लिखना है समीकरण 1 से। ऐसे सीक्वेंस में कोई नहीं समझाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना करो इसके मानक रूप से। क्या था इसका, इस समीकरण का मानक रूप a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऑन कंपैरिजन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू कितनी आएगी, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कुछ नहीं 1 मान लो। a1 की वैल्यू कितनी होगी 1। b1 की वैल्यू y का गुणांक, b1 की वैल्यू होगी 1। और c1 की वैल्यू कितनी होगी, c1 की वैल्यू होगी माइनस का 5, अचर पद। अब समीकरण 2 से इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 कितनी है, 2x प्लस 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करो मानक समीकरण से, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ से आपको a b c यानी a2 b2 और c2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो a2 कितना होगा, x का गुणांक कितना है 2, b2 कितना होगा, y का गुणांक कितना होगा 2, b2 कितना हो गया 2। और c2 देखिए आप, c2 कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये दोनों समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसके लिए सबसे पहले आपको a1 अपॉन a2 निकालना पड़ता है। a1 अपॉन a2, a1 देखिए कितना है, a1 यहाँ पर देखिए a1 क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लो। a2 कितना है 2, 1 अपॉन 2। ठीक है, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2। अब b1 अपॉन b2 निकाल के देखना पड़ेगा। b1 कितना है 1,
B2 कितना है 2, तो यानी B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 आ गया। अब C1 अपॉन C2 निकाल के देखना पड़ेगा। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हमें C1 अपॉन C2 को निकाल के देखना होता है। फिर C1 अपॉन C2 कितना है, C1 माइनस का 5 है और C2 है माइनस का 10। कट करो इसे 5 से, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 1/2। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो आपको लिखना है कि सिंस चूंकि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2, तीनों रेशियो आपस में बराबर है। ठीक है, देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल है, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, समीकरण युग्म संगत है। आपसे पूछा था कि अगर समीकरण युग्म संगत है तो उनके हल ज्ञात करने ग्राफीय विधि से, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, क्योंकि इसीलिए समीकरण युग्म, अगर ये वाला केस मिलता है तो इस केस में रेखाएं संपाती होती है और समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म संगत है। अगर हल की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इस केस में। ठीक है, अब देखिए हमने चेक कर लिया कि समीकरण युग्म संगत है, अब हमें इसको हल भी करना पड़ेगा ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलो इसको पहले आप लिख ले एक बार। तो डियर स्टूडेंट ये आपने लिख लिया होगा, अब इसको हल करते ग्राफ से। ग्राफ से हल करने के लिए आपके पास पॉइंट होनी चाहिए, पहले बिंदु निकालना पड़ेगा आपको। समीकरण 1 और 2 से आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितनी, देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप किसी एक चर की वैल्यू निकाल लो। पहले मान लीजिए मैं y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ये देखिए कितना होगा, -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा, प्लस का x है राइट में जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा। अब इसके बाद आपको इसके नीचे एक बॉक्स बना देना है, ऐसे बॉक्स बना देना है, और यहाँ पर x और y की आपको कुछ भी वैल्यू पुट करके बिंदु निकाल देना है। कुछ भी रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, सपोज कैसे, x की वैल्यू मान लिया मैंने 0 रखी है, तो आप यहाँ पर दिखा भी सकती है। ठीक है, अगर आपकी जो कैलकुलेशन वो अगर सही है तो आप सीधा भी यहाँ पर रख कर के मान रख सकते हैं, और अदरवाइज आप ये सारे स्टेप जो मान आप यहाँ रख रहे हैं वो मान आप साइड में रख करके दिखा सकते हैं एक एक। ठीक है, जैसे कि मान लिया मुझे सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पुट x इक्वल टू 0। जैसे मैं x यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 सेम रहा, x के स्थान पर रखना है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ऐसे आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू मिली मुझे 5। अब अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ कितना, मान लिया x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, देखिए फिर दोबारा पुट x की वैल्यू में रखता हूँ, इस बार कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया मैंने 2 रखा है, x की वैल्यू मैंने 2 रखा है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर आप पहले 2 रख लो, तो 5 माइनस में 2, x की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी है तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, y की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। ठीक है, तो यानी ये 2 बिंदु निकाल दिया आपने ग्राफ के लिए, बहुत है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको लिखना है समीकरण 2 से। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है, ये वाली है 2x प्लस में 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0 है। यहाँ से भी एक चर की वैल्यू आप निकाल लो, पहले मैं y की वैल्यू निकालता हूँ जनरली, तो 2y मैंने सेम रखा, माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से पहले y की वैल्यू आप निकाल लो, तो यहाँ पर 10 माइनस 2x मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ऐसे बॉक्स बना दो आप, और यहाँ पर पॉइंट आप फिक्स कर लो,
ठीक है, कुछ भी पॉइंट आप रियल नंबर में से रख सकते हैं, बस आपको ध्यान ही रखना होता है कि आंसर आपका होल नंबर मिलना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट मिल जाए ग्राफ से। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू मान लिया मैं 0 रखता हूँ, आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि पुट जब x बराबर रखते हैं 0, तो देखिए यहाँ पर 0 आप रख लो पहले एक बार, तो y कितना होगा देखिए 10 से -2 इंटू में x की वैल्यू 0 मान ली, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 0 बटे में 2 आ गया, तो y कितना होगा 10 और 2 गुना 0 0 बटे 2 कितना होगा y इक्वल टू 10 बटे 2, 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, जब x मैंने रखा यहाँ पर कितना, x रखा मैंने 0, तो मुझे y मिल रहा है 5। ठीक है, अब कुछ और बिंदु आप रख सकते हैं इसमें, मान लिया x में रखता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, आप रख सकते हैं, देखिए पुट x की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे 2 रखना, मतलब मैं 2 रख रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 रख रहा हूँ, तो x जैसे मैंने 2 रखा तो y कितना मिलेगा, देखिए कुछ भी रख सकते हैं आप चाहो तो पहले एक बार x को 0 करो और फिर दूसरी बार y को 0 करो और फिर वहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो देखिए y कितना निकलेगा, यहाँ 10 से माइनस में 2 गुणा में x की वैल्यू 2 मानी है मैंने, बट्टे में यहाँ पर 2 चल रहा है, तो y कितना आएगा 10 माइनस में 2 दूनी 4 बट्टे में 2 आएगा, माइनस कर लो कितना आएगा 10 4 कितना हुआ 6, 10 में से 4 घटाओ 6 बटे 2 2 3 6, तो यानी y बराबर कितना है 3। ठीक है, यानी होल नंबर मिलना चाहिए, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ रख लो, बस जो आंसर आना चाहिए वो होल नंबर में आना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, भिन्न में ना मिले, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू रखी मैंने 2, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 3। ठीक है, तो देखिए इन दोनों समीकरण के लिए मैंने बिंदु निकाल दी है, अब मुझे इसको केवल ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो यह आपने नोट कर लिया होगा, पहले आप इसको लिख ले। ठीक है, तो फिर मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों समीकरण मैंने ऊपर लिख दी। ठीक है, एक समीकरण मैंने यहाँ लिख दिया और इसका बॉक्स यहाँ पे लिख दिया, और एक समीकरण ये लिख दिया और इसके बिंदु नीचे लिख दिए। ठीक है, अब ग्राफ खींचेंगे तो आपके पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक लाइन खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पहले एक यहाँ पर, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते पहले, ऐसे करके आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है पहले ग्राफ पेपर के ऊपर, और एक आपको वर्टिकली लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई लाइन खींच ली है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपको एक लाइन बिल्कुल, ये मेरा इसके लिए लिया है, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा इसको एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा होगा, उसको दोबारा खींच लेते। देखिए ऐसे आपको ग्राफ बिल्कुल ध्यान से बनाना है बिल्कुल। ठीक है, और अपने ग्राफ पेपर का ही यूज करना है, ग्राफ पेपर आप मार्केट से ले लें तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको सारा काम करना है, एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, बोर्ड कॉपी में क्या मिलेगा, बोर्ड में बोर्ड में आप ग्राफ मिलता है, तो आपको ग्राफ को बिल्कुल सही से बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कोशिश ये रख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखिए ऐसे आपने ग्राफ खींच लिया ग्राफ कॉपी के ऊपर, इसके बाद देखिए ऊपर आपको लिखना होता है y पॉजिटिव, इधर x मतलब x होता है पॉजिटिव इधर। ठीक है, और इधर की साइड x होता है नेगेटिव x डैश, और नीचे होता है y नेगेटिव y डैश। अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होगा 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन मूल बिंदु। अब देखना है कि x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, y की क्या है 5 है, तो एक काम करते हैं दोनों पे 5 5 तक हम गिनती लिख लेते हैं। आपको इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम रखना होगा। ठीक है, जैसे कि 1, फिर जितनी दूरी पर मैंने 1 लिखा उतनी दूरी पर 2 लिखना पड़ेगा, 2, फिर 3, फिर 4, इतनी दूरी पर फिर 5, ऐसे करके। ठीक है, सेम ऊपर लिखना आपको, इतनी दूरी यहाँ ली, इतनी दूरी आप यहाँ ले लो, अब यहाँ से यहाँ तक की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। ठीक है, और सेम नीचे देखिए आप इधर ले लो -1,
-2 प्लस में ही वैल्यू है तो आपको ये माइनस वाली खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं खींच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इसको प्लस में दिखा सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू प्लस की है। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे खींचना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x 0 यहाँ पर होगा और y 5 प्लस का ऊपर होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, x 0 y 5। ठीक है, इसके बाद x 2 है y 3 है। x पे 2 y पे 3, यानी 2 और 3 के सामने y पे 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है x पर, तो इसके सामने और इसके सामने जहाँ पॉइंट आएगा सेंटर में वहाँ आपको खींच लेना है। ठीक है, ये था x पे तो 2 है, y पे 3 है। ठीक है, अब देखिए ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है ऐसे। तो एक फीता आपको स्केल ऐसे रखना है, स्केल रख कर के आपको इसको बिल्कुल सही से ऐसे ज्वाइन करा देना है। ठीक है, ऐसे स्केल रखा मैंने और ऐसे इसको बिल्कुल ज्वाइन करा दिया, मिला दिया है। ठीक है, ऐसे। और फिर इसका समीकरण आपको ज़रूर लिखना है। इसका समीकरण, इस रेखा का समीकरण आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या था, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका समीकरण था x प्लस में y, और ये -5 बाहर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं सीधा, +5 करके राइट में भेज करके। अदरवाइज आप ये सेम समीकरण यहाँ लिख ले, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब दूसरी समीकरण को देखिए। दूसरी समीकरण भी सेम यही समीकरण है। देखिए इसके भी बिंदु सेम सेम है, 0 5 2 3 और 0 5 2 3, यानी ये जो बिंदु पड़ेगा ना, ये 0,5 के यहीं पर पड़ेगा। और दूसरा बिंदु भी देखिए x2 और y3 है, तो ये बिंदु भी यहाँ पड़ रहा है, यानी दूसरी लाइन भी यहीं से जाएगी, इसी लाइन। देखिए इन दोनों के बिंदु सेम है। आप क्या देख रहे हो, बिंदु अगर सेम है तो दोनों लाइन भी इसी बिंदु से जाएंगी, यानी एक लाइन यहाँ से हो जाएगी ऐसे करके। एक लाइन आपको और दिखा देना है इसमें एरो लगा के ऊपर से। देखिए एक लाइन भी आपकी यहीं से जाएगी, इसी में से होके जाएगी। अगर दो लाइन एक ही में से होकर जाती है तो वो लाइन क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, एक दूसरी लाइन भी मैंने यहाँ पे एरो लगा के दिखा दिया कि दोनों लाइन एक ही लाइन में से होकर जा रही है ऐसे करके। ठीक है, तो इसका समीकरण भी सेम यही होगा, 2x प्लस में 2y माइनस में 10, अगर इसको बाहर ले जाओ 10 को, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 2 से भाग दूंगा इस समीकरण में तो x बच जाएगा, y बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी वही समीकरण आपको मिल जाएगी, सेम यही समीकरण यहाँ मिल जाएगी। तो एक ही समीकरण लिखी है ये। ठीक है, तो यानी अब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर जाती है तो ये संपाती रेखाएं होती है, और संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए। पहले समीकरण दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको मानक रूप में लिख लो आप। x माइनस वाई -8 इधर आएगा, +8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0। इसको मान लो समीकरण 1। फिर इसके सामने समीकरण 2 दे रखी है 3x, ठीक है, माइनस में 3y और इक्वल टू 16 है। इस समीकरण को भी मानक रूप में लिख लो पहले। तो 3x माइनस में 3y, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें जांच करने की संगत है असंगत है। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई माइनस में 8 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करो मानक समीकरण से, a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना है तुलना करने पर। अब यहाँ से देखिए a1 कितना आएगा, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो, a1 की वैल्यू 1। b1 कितना आएगा, y का गुणांक b1 है, यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, माइनस का 1 माइनस भी है
यहाँ 1 मान सकते तो माइनस का 1, और C1 कितना आएगा, C1 आएगा माइनस का 8। ठीक है, अब समीकरण 2 से आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 कितनी है, 3x माइनस में 3y माइनस में 16 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करो मानक समीकरण से, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर अब यहाँ से आपको a2 b2 c2 निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, a2 होगा x का गुणांक, a2 कितना है यहाँ पर 3 होगा, b2 कितना होगा y का गुणांक माइनस का 3, b2 की वैल्यू माइनस का 3, और c2 की वैल्यू माइनस का 16 यानी 16, माइनस का 16। अब चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकाल के देखेंगे। a1 कितना है, देखिए a1 है 1, यहाँ पे 1 फिल कर लो। a2 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 फिल कर दिया। अब निकालो b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस का 1 है, और b2 कितना है माइनस का 3 है। तो देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, कितना बचेगा 1/3 बचेगा। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब अब हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। तो c1 कितना है, देखिए c1 की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 8, यहाँ पे रख लो माइनस का 8, और c2 कितना आ रहा है माइनस का 16 आ रहा है। माइनस से माइनस कट हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 हो गया c1 अपॉन c2। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो a1 अपॉन a2 है ये बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट जो c1 अपॉन c2 है ये इनके बराबर नहीं है दोनों की, तो डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये बराबर नहीं है तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि समीकरण युग्म क्या होता है इस केस में, समीकरण युग्म असंगत होता है समांतर के केस में। ठीक है, और ये क्योंकि समांतर वाली कंडीशन है, इस केस में रेखाएं समांतर होती है और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और समीकरण युग्म असंगत होता है, तो समीकरण युग्म असंगत है। अगर समीकरण युग्म असंगत है तो हमें इसको हल नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, और समीकरण का कोई हल नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब कोई हल होगा ही नहीं तो हम इसको हल कर ही नहीं पाएंगे ग्राफ से। समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें मैंने लिखवा ली है। इस केस में क्या होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा और समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले फटाफट। फिर इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए। इसमें दो समीकरण दे रखी है आपको, एक तो 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0 है, इसको मान लो समीकरण 1, और दूसरी समीकरण आपके पास है 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, इनको आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करने के लिए, संगत असंगत चेक करने के लिए समीकरण 1 से लिखेंगे, क्योंकि ये मानक रूप में पहले से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर ऐसे आपने लिख लिया है। अब यहाँ से आपको तुलना करनी है। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो यहाँ पर, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी फिर 1, और c1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 6 है। अब समीकरण 2 से आपको लिखना है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिख कराना है। समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 देखिए कितना है, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0।
इसकी भी तुलना करो इसके मानक रूप से a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ठीक है। ऐसे आप लिख लेना बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल एकदम रूल के हिसाब से। a2 कितना है देखिए, a2 की वैल्यू यहाँ आपको कंपैरिजन से 4 मिल जाएगी। b2 की वैल्यू देखिए y का गुणांक कितना है b2 माइनस का 2 मिल जाएगा, c2 की वैल्यू माइनस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालना होता है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले a1 अपॉन a2, ठीक है। a1 कितना है देखिए, a1 2 है, तो a1 के सामने a1 का मान 2 रख दो। फिर a2 देखिए 4 है, a2 के सामने a2 का मान 4, तो एकम 2 2 दूनी 4, कट रहा है तो काट लो, 1/2 आएगा a1 अपॉन a2, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 आप निकाल लो। b1 देखिए कितना है 1 और b2 कितना है माइनस का 2 है, तो यानी -1/2 हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, b1 1 और b2 था यहाँ पर माइनस का 2 और a1 था 2, a2 था 4, यानी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। ये 1/2 प्लस का, ये 1/2 माइनस का, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो तीसरी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, देखिए इनके मान बराबर नहीं है दोनों के, तो यानी ये वैल्यू भी इसके इक्वल नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए समीकरण युग्म इस केस में क्या होता है, संगत होता है और रेखाएं इसमें प्रतिच्छेद होती है और समीकरण का केवल एक हल होता है, ठीक है। तो हमें केवल संगत बताना है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण युग्म संगत है। इस केस में क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। अगर संगत है तो इसको फिर हल करना पड़ेगा हमें ग्राफ से, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर ले, चलो आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ग्राफ से हम पहले बिंदु निकालेंगे, ठीक है। पहले बिंदु निकालेंगे फिर इसको ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ से सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से दोबारा, ठीक है। समीकरण 1 से आपने दोबारा लिख दिया। यहाँ समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0। एक चर की वैल्यू निकाल लो, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y कितना हुआ देखिए, माइनस का 6 उधर जाएगा राइट में, प्लस का बन जाएगा, 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू, ठीक है। y सेम रखा है, इसको बाहर ले गए तो प्लस हो गया और ये बाहर गए तो माइनस हो गया। ऐसे पहले बॉक्स बना लो बिंदु निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ x लिखो, यहाँ आप y लिखो। अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया मैं पुट यहाँ पर x की वैल्यू जनरली हम पहले रखते हैं 0, x की वैल्यू रखी मैंने 0, तो y कितना आएगा देखिए, y 6 सेम रहेगा, -2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो y कितना होगा देखिए 6 सेम रहेगा, 2 गुणा 0 कितना होगा 0, और y कितना बचेगा केवल 6, 0 की वैल्यू नहीं होती है। देखिए जैसे ही मैंने x यहाँ पर 0 रखा तो y मुझे 6 मिल रहा है प्लस का, ठीक है। तो दोबारा कुछ और रख लो आप। अब जैसे मैं x यहाँ पर 6 रखता हूँ तो y 0 मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर लिख लो पुट x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मैंने सीधा यहाँ पर मान लिया मैं 3 रखता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मैंने क्या रख दी 3, x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6, 6 में 6 जाएगा 0, y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप पुट करो, देखिए 6 सेम रहेगा, 2 गुणा में x के स्थान पर 3 रखना है आपको, देखिए कितना होगा y 6 सेम रहेगा, 3 दूनी 6, तो y 6 में 6 जाएगा 0, ठीक है। जैसे ही देखिए x आपने रखा 3 तो y का मान कितना आया 0, तो y के सामने y का मान 0, ठीक है। तो एक समीकरण के लिए बिंदु हमने निकाल दी है, सेम दूसरी वाली समीकरण के लिए निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर ग्राफ बना देंगे। अब आपको यहाँ लिखना है समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 कितनी थी, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, x प्लस में है ना, तो 4x इक्वल टू -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा,
-2y उधर जाएगा +2y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो तो 4 + 2y बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, बस आंसर आपका एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है, कि आंसर आपकी एक होल संख्या यानी पूर्ण नंबर मिल जाए, होल नंबर आपको मिलना चाहिए आंसर में, ठीक है, पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए y की वैल्यू जैसे मैं 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 का भाग 4 में 1 बढ़ जाएगा, यानी आप अब यहाँ पर y भी रख सकते हैं कि y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कितना है, यहाँ y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 0, तो देखिए यहाँ पर 0 रखो आप पहले, तो x तो सेम रहेगा, 4 भी सेम रहा, 2 गुणा y के स्थान पर रख दिया मैंने पहले 0, तो x कितना मिलेगा मुझे, देखिए x = 4 सेम रहेगा, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, बटे में 4 हो गया, तो बताओ जरा 4/4 यानी 4 को 4 से काट लो, 4 × 4, x बराबर कितना आएगा 1, यानी जैसे ही मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रखी 0, y की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। अब कुछ और वैल्यू आप रख लो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैं y की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, 4 4 8 हो जाएगा, 4 से भाग दो 2 आ जाएगा, यानी अब आप यहाँ लिख लो दोबारा कि पुट y बराबर के 2, y की वैल्यू यहाँ 2 रख रहा हूँ, ठीक है, देखिए तो x कितना होगा, 4 सेम रहेगा, 2 गुणा y की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं 2, y की वैल्यू मैंने 2 मानी है, बटे में क्या है 4 चल रहा है, इसको सॉल्व करो आप, 4 सेम रहेगा, 2 दूनी 4 प्लस है, ठीक है, प्लस है, 2 दूनी 4 बटे में 4। अब देखिए x बराबर के 4 4 कितना हुआ 8 बटे में 4, 4 से काट लो, 4 × 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो देखिए अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर y की वैल्यू डाली 2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 रखी है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, x की वैल्यू भी मुझे 2 ही मिल रही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ऐसे हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है, बिंदु निकालना आप सीख गए होंगे। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको अब ग्राफ पे दर्शाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले आप एकदम सही से लिख ले, इसको पहले नोट कर ले पहले सही से, फिर मैं आपको इसका ग्राफ समझाता हूँ, पहले आप इसको लिख ले। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों समीकरण मैंने ऊपर लिख दिए, ठीक है, समीकरण 1 और इसके बिंदु इधर लिख दिए है, मतलब समीकरण 1 और इसके बिंदु इधर लिख दिए है, और समीकरण 2 और इसके बिंदु इधर लिख दिए, ठीक है। अब मुझे ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्टिकली लाइन लेनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, आपको अपने ग्राफ पेपर पे करना है ड्रॉ, ठीक है, ग्राफ पेपर में स्पेस एकदम प्रॉपर मिल जाता है आपको। और एक आपको वर्टिकली ऐसे यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, बिल्कुल सीधी करके आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये देखिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको इसको पहले थोड़ा सा लाइन को लंबी कर ले, ग्राफ पेपर में आपको स्पेस मिल जाएगा प्रॉपर, वहाँ पर आपको एक काम करना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको सेम ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। चलो नीचे क्या होता है, वाई डैश, वाई नेगेटिव, राइट में एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव यानी एक्स डैश, ऊपर वाई पॉजिटिव यानी वाई। अब देखिए एक्स पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, वाई पे 6 है, तो एक काम करते हैं हम 6 तक इसको लेते हैं, ठीक है, दोनों पे 6 तक लेते हैं बराबर करके। देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, और सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस वाली वैल्यू आप खाली दिखा सकते हैं, प्लस वाली भी दिखा सकते हैं खाली, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू आपके पास प्लस में दे रखी है, माइनस वाली वैल्यू को आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2, मैं यहाँ पे 6 तक लेता हूँ स्पेस, 1 2, इनके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर सेम 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है, प्लस वाली वैल्यू है खाली, तो मैं यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को लिख नहीं रहा हूँ, आप ऐसे लिख के दिखा भी सकते हैं, -1 -2 -3 -4
-5 -6, इधर भी आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। अदरवाइज इसको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आपके पास प्लस वाली वैल्यू है सारी। तो -3 -4 -5 -6, क्योंकि इसका यूज होगा ही नहीं। देखिए प्लस में सारे बिंदु है हमारे पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 ले लो। x 0 यहाँ पर होगा, y 6 प्लस का ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा, यहाँ पर 6 लिखा हुआ ना, तो 0 के सामने 6 के सामने यानी y पर, यानी इस वाले बिंदु पे इसको थोड़ा सा बड़ा करो ग्राफ को ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे y लिख देना है। x पे तो 0 था, y पे 6 था। उसके बाद x पे 3 ये रहा, y पे 0 ये रहा। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, x पे तो 3 आएगा, y पे 0 आएगा। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करा दो, ठीक है, इन दोनों बिंदु को। एक बिंदु यहाँ पड़ा था, एक बिंदु यहाँ पड़ा था, इसको मिला देना है अब ऐसे स्केल रख करके, ठीक है। और लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए और ये ग्राफ पेपर पे आपको सही से खींच लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है इसको ऐसे करके। और जैसे आपने लाइन खींची है तुरंत इसका समीकरण आप लिख ले। इस लाइन का समीकरण क्या, जिसके ये बिंदु है, इसका समीकरण था 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0। ऐसे आपको लिख लेना है इसका समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण 2 के बिंदु को आपको दर्शाना है। तो x क्या है, 1, यहाँ पर x 1 है, प्लस का x यहाँ पर 1 है, फिर y 0 है, नहीं यहाँ पर एक बिंदु तो आपको यहाँ मिल गया x 1 y 0, यहाँ पर मिल गया, ठीक है, 1 पर। और दूसरा बिंदु देखिए x 2 y भी 2, x 2 है प्लस का, y भी 2 है प्लस का, यानी इस 2 और इस 2 के सामने, यानी यहाँ पर कहीं पर ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ बैठ रहा है कहीं पर, ठीक है। ये x पे 2 है, ये y पे 2 है, कहीं पर यहाँ बैठेगा, ये जस्ट यहाँ बैठ रहा है इसके सामने। तो इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है ऐसे, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पड़ा था, एक बिंदु यहाँ पड़ा था, इनको आप बिल्कुल लाइन रख के ऐसे सीधी बिल्कुल इसको मिला दे ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए तो अब आपको हल बतानी है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं, पहले इसका समीकरण भी आप लिख ले। इस रेखा का समीकरण मैं इधर की साइड लिखता हूँ, ठीक है। पहले जो पहली वाली रेखा थी ना, इसका समीकरण लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि ये फिर लाइन के ऊपर ना आए। इस रेखा का समीकरण ये वाला था, तो इसको सही से लिखो 2x, इसके बाद प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0, ये था इस रेखा का समीकरण। अब जो ये रेखा मैंने खींची है, इसका समीकरण था ये वाला, इसको यहाँ लिख लो आप 4, और समीकरण लिखना जरूरी है वरना नंबर कट जाएंगे। 4x माइनस 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब आपको हल निकालना है, हल यानी इस ग्राफ से हल बताना है, x और y की वैल्यू बताने कितना आएगा। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पे कट हो रही होगी, देखिए इस बिंदु पे कट हो रही है, यहाँ पर एक नाम रख दो आप P, प्रतिच्छेद बिंदु P रख दो इसका नाम, यहाँ पे कट हो रही है। अब देखना है कि ये बिंदु P x के सामने कहाँ पर है और y के सामने कहाँ पर है। अगर मैं देखूँ तो ये x के सामने ये 2 के पास है, यानी 2 पर है, ठीक है। मेरे यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा बीच का सही नहीं था, वरना ये एग्जैक्ट 2 पर था। और अगर आप ये काम ग्राफ पे करते हो तो ये हमेशा 2 पर ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 2 के सामने कट रहा है बिंदु, और ये बिंदु यहाँ y पर भी 2 के सामने, देखिए x पर भी ये जो बिंदु है ना, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये आपको ये देखना है कि x के सामने कहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये x के सामने कहाँ पर है और y के सामने कहाँ पर पड़ रहा है, वो इसके हल होते हैं। देखिए x के सामने ये बिंदु पड़ रहा है 2 पर, और y के सामने भी पड़ रहा है 2 पर, तो मतलब हल क्या होगा, यानी ये बिंदु क्या होगा, 2,2 हो जाएगा। यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 2,2 होगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ग्राफ द्वारा हल, अतः ग्राफ द्वारा हल कितना होगा, देखिए x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू भी कितनी होगी 2, तो यानी x और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। इसका आंसर आप चेक कर ले और इसको नोट कर ले पहले सही से। तो करने का प्रोसेस बिल्कुल ये रहेगा, इसको पहले सही से आप नोट कर ले।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको देखिए समीकरण 1 मान लो पहले आप, और फिर 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। संगत असंगत चेक करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करो मानक समीकरण से, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर लिख दिया आपने, 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ से देखिए a1 कितना आएगा, a1 2, b1 कितना आएगा, b1 माइनस का 2, c1 कितना आएगा, c1 भी माइनस का 2 ही है। ठीक है, अब a2 देखिए, अब यहाँ पर समीकरण 2 से लेकर के a2 b2 आपको निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करो मानक समीकरण से, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, a2 कितना आएगा, 4 x का गुणांक, b2 कितना, y का गुणांक माइनस का 4, और c2 कितना है, अचर पद यानी माइनस का 5 है। लास्ट में जो लिखा होता है वो c2 होता है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 कितना है देखिए, a1 है 2, यहाँ पे 2 पुट कर लो। a2 कितना है, 4 है, 4 रख दो यानी 4 है, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 1/2 हो जाएगा a1 अपॉन a2। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे पहले, तो यहाँ आप लिख लो b1 अपॉन b2। b1 कितना है देखिए, b1 माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, और b2 माइनस का 4 है, b2 है माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी दोनों अनुपात तो इक्वल आ गए हैं, दोनों अनुपात तो इक्वल है, यानी हमें तीसरे वाले को निकालने की ज़रूरत है। तो c1 अपॉन c2 आप निकाल लो पहले। c1 कितना है देखिए, c1 माइनस का 2 है, यहाँ पर रख लो माइनस का 2, और c2 कितना है देखिए, c2 है माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पर ही बात अलग होगी, माइनस से माइनस का 2 के देखिए c1 अपॉन c2 की वैल्यू कुछ हो रही है, 2/5 आ गई, यानी ये दोनों तो बराबर है, बट ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बट जो c1 अपॉन c2 है वो बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म असंगत होता है, रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है, और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हमें तो केवल क्या बताना था कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो हमने लिख दिया समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म क्या है, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत है। अगर असंगत है तो हम क्या जानते हैं कि असंगत वाले केस में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। लिख सकते हैं आप, समीकरण का कोई हल नहीं है। जब हल ही नहीं है तो हम इसका हल ही यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसको भी आप पहले एक बार नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन आयताकार भाग है तो आयत में हमेशा लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आयताकार भाग आप बना दो। एक आयताकार भाग की बात चल रही है तो एक आयताकार भाग हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए पहले।
मान लिया ए बी सी मान लिया ए बी सी डी एक आयताकार भाग है, तो आप लिख लो पहले यहाँ पर। और इस भाग की जो लंबाई है ना, इस भाग की ये लंबाई है सी डी, इसको मान लो एक्स, मीटर में मान लो आप, क्योंकि इसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप है, वो मीटर में दिया गया है। तो लंबाई को मान लो आप x और चौड़ाई को मान लो आप y मीटर। पहले थोड़ा देर के लिए मैंने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। तो आप यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। देखिए सबसे पहले आप मान लो कि माना आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई को मैंने क्या माना है, x मीटर। फिर तथा आयताकार भाग की चौड़ाई, आयताकार भाग की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या मानना है, चौड़ाई को मान लो आप y मीटर, y मानना क्या पहले से वहाँ, ठीक है। और एक बात हमें और दे रखी है, इस आयताकार भाग का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इस आयताकार भाग का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। इसका भी आपको ध्यान रखना है, 36 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, प्रथम शर्त से क्या कहता है उसको देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए प्रथम शर्त से क्या कहता है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई डिपेंड है चौड़ाई पर। लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पे कर रही है। तो आपको सबसे पहले चौड़ाई को आपने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो देखी चौड़ाई को भी मान रखा है और लंबाई को भी मान रखा है। अब जो इसने कंडीशन दे रखी है इसके अनुसार हमें काम करना है। देखिए इसने क्या दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी पहली बात क्या कह रहा है कि जो लंबाई है, यानी जो लंबाई है ना x, ये वाली जो लंबाई x है, ये क्या है, लंबाई का मान चौड़ाई क्या है y, यानी लंबाई x चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो लंबाई x क्या है, चौड़ाई तो y है और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमें चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। लंबाई का मान चौड़ाई से 4 अधिक है, बात समझ रहे हो ना, कि लंबाई का मान क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ चौड़ाई हमने y मानने की, तो y में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी ये 4 अधिक हो रहा है लंबाई, मतलब लंबाई का मान चौड़ाई से 4 अधिक हो रहा है, ठीक है। आपको एकदम साफ दिख रहा है कि जो लंबाई है, जो लंबाई का मान है वो कहता है कि चौड़ाई से 4 अधिक है, ऐसे होगी यहाँ पर कंडीशन। तो अब देखिए लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने y माना है, 4 हमें सेम रखना है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक ट्रिक में और बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लंबाई लिख दिया, यहाँ आपने चौड़ाई लिख दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये लंबाई इससे 4 ज़्यादा है। अगर ये चीज़ जो लंबाई है वो अगर इससे 4 ज़्यादा है, अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे 4 कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इधर की साइड, इधर की साइड। भाई ये तो इससे 4 ज़्यादा है, अगर मुझे दोनों चीज़ों को बराबर करना है तो मुझे 4 राइट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बोल रखा है कि लंबाई क्या है, इससे 4 ज़्यादा है। तो यानी बराबर करने के लिए मुझे राइट साइड में ऐड करना पड़ेगा 4 को। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपको समझा लिए है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल फंडा है। देखिए इसने क्या कहा था कि जो लंबाई का मान है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 निकल जाएगी आपकी। यहाँ से इसको सही से आप लिख ले, x इक्वल टू कितना होगा, ये y इधर आएगा माइनस का, y इक्वल टू 4 बच जाएगा। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब आपको लिखना है द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त से क्या कहता है वो आपको ध्यान समझना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयताकार भाग का, यानी आपको क्या दिया है, अर्ध परिमाप
आपको अर्ध परिमाप की वैल्यू दे रखी है। अर्ध परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है आपको 36 मीटर। ठीक है, अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आयत का जो परिमाप होता है डियर स्टूडेंट, वो आपको पता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ हमें दिया है अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर दिया है, तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, यानी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अर्ध परिमाप। तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, जो इसका पूरा परिमाप होता है ना 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का सूत्र कैसे निकालते हैं, जो पूरा परिमाप होता है उसमें 2 से भाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो आयत का जो मतलब पूरा परिमाप होता है वो ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें चाहिए अर्ध परिमाप, तो हमने क्या किया 2 से भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे और इक्वल में 36 चल रहा है। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, लंबाई का मान कितना है x, तो चौड़ाई का मान कितना है y। ठीक है, लंबाई का मान x हो गया और चौड़ाई का मान y हो गया, बराबर में 36 हो गया। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 2 आपकी निकल गई, इजीली आपने समीकरण 2 बना दी। अब ये आपको हल करना है, तो अभी हमें इसको हल करना पड़ेगा ग्राफ विधि से। ठीक है, हालांकि इसको हल करने की और भी विधियाँ हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, ग्राफीय विधि सीख रहे हैं, तो इससे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, समीकरण बनाना आपने सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं ग्राफ से। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप ध्यान से लिख लें। चलो ये आपने लिख लिया होगा, अब आगे देखिए आप। अब ये समीकरण मुझे चाहिए होंगी, तो समीकरण को पहले मैं ऊपर लिख लूँगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 है। यहाँ से आपको बिंदु निकालना है, तो एक काम करता हूँ मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू। तो 4 सेम रहेगा, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी आपको ऐसे। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए बिंदु निकालते हैं पहले, ये x ये y। अब देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप ऐसे दिखा लो यहाँ पर, और ये समीकरण 2 है ना ये वाली, इसको आप साइड में लिख लो पहले। यहाँ समीकरण 2 के लिए बिंदु निकाल लेंगे हम, तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 2 क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, और यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल लो 36, x जाएगा उधर माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों समीकरण मैंने लिख दिया है, और इस समीकरण के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, बिंदु निकालेंगे, और ऐसे करके इस समीकरण के लिए भी यहाँ पर बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस समीकरण के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर पहले y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू मैंने रखी 0। x की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू आपको 0 रखनी है, तो 4 सेम। y की वैल्यू रख दी 0, तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 4 मिल जाएगा x। ठीक है, जैसे मैंने y रखा यहाँ पर 0, x की वैल्यू कितनी मिली 4। अब देखिए फिर कोई और वैल्यू आप पुट कर लो, सपोज मैं y की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ। अब तो पुट y इक्वल टू वाई। ठीक है, y इक्वल टू मैंने 1 मान लिया, x कितना आएगा देखिए, यहाँ पर 4 सेम है, y के स्थान पे 1 रख दो, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर y को 1 रखा है, जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 5, तो x के सामने 5। ठीक है, इधर देखिए अब यहाँ पर आपको बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि संख्या बड़ी है। ठीक है, देखिए मान लिया मैं x की वैल्यू यहाँ पर एक बार पुट करता हूँ, यहाँ पर मान लिया मैं x की वैल्यू रखता हूँ 10, x इक्वल टू मैंने रखा यहाँ पर 10, तो y कितना आएगा देखिए 36 माइनस में x की वैल्यू 10, कितना आएगा 6 का, तो 6 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 26 आ रहा है। यानी बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है हमें, ये हमें क्या दे रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आप छोटी वैल्यू रखो। ठीक है, ये भी सही है, पर इससे क्या होगा कि आपका ग्राफ बढ़ा जाएगा, तो इसीलिए मैं छोटी वैल्यू यहाँ पे रखने की ना कोशिश करता हूँ, ताकि हमारा जो ग्राफ होगा वो ज़्यादा बाहर ना जाए। मान लिया मैं x की वैल्यू यहाँ 20 रख रहा हूँ सीधा, तो देखिए जैसे x की वैल्यू मैं 20 रखता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा देखिए, 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी छोटी वैल्यू आप रख लो यहाँ पर,
मान लो हम यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू 16, x की वैल्यू मैंने यहाँ 16 रखा है, तो y कितना मिलेगा देखिए 36 माइनस एक्स की वैल्यू 16 कितना आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। यानी x की वैल्यू रखी मैंने 16, y की वैल्यू मिली मुझे 20। फिर पुट x की वैल्यू कुछ और रख दो आप, x की वैल्यू मान ले मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना, मान लिया मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 15, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी देखिए 36 सेम रहेगा, 15 मैंने रख दिया, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 21 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हो रही है पर कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 21 मिल गया है। तो जैसे मैंने x की वैल्यू रखी 15, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू रखी मैंने 15, तो y की वैल्यू क्या मिली, 21 मिली। आप यहाँ पर छोटी वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे ज़रा, इसके लिए हमें ग्राफ खींचना है, तो वो आप ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए बिंदु बना रखे मैंने पहले से, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। समीकरण मेरे पे लिखी हुई है, ये बिंदु तो मैंने यहाँ पे रख ली है। अब ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ आपको बिल्कुल सावधानी से खींचना है, क्योंकि अब ये बिंदु हमारे पे ज़्यादा है, ठीक है। बिंदु हमारे पास ज़्यादा है तो हमें अंतर लेके चलना पड़ेगा दो दो का, तभी हमारा ग्राफ सही आ पाएगा। देखिए ऐसे करके आपने थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा, ऐसे ग्राफ कॉपी पे अगर आप कुछ और बिंदु रखते हो ना, तो आपका जो ये ग्राफ छोटा बन जाएगा। आप अपने से भी रख सकते कुछ और बिंदु, ठीक है। चलो देखिए ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राफ थोड़ा आप बड़ा रखना, क्योंकि बिंदु आपके पे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर लेके चलेंगे दो का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप मूल बिंदु 0, इधर x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव हो जाएगा और इधर x नेगेटिव हो जाएगा। तो अंतर लेके चलो दो दो का, तो 2 दूनी 4, 2 फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 नीम 18, 2 दही 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 2 का अंतर लेके चल रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 नीम 18, 2 दही 20। इधर भी देखिए प्लस की वैल्यू है हमारे पास, तो हमें माइनस वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो माइनस वाले बिंदु में नहीं दर्शा रहा, क्योंकि सारे बिंदु हमारे पास प्लस में ही है। अब देखिए x 4 है, y 0 है, x 4 y 0 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी x यहाँ पे 4, y तो 0 हो गया। x 5 यानी 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, मान लिया यहाँ बीच सेंटर में 5 है, ठीक है। तो x 5 यहाँ पर आएगा और y 1 आएगा, तो x 5 y 1 यानी ऊपर, यानी 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, यानी जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर मान लिया मैंने यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 4 और 6 के बीच में 5 यहाँ पड़ेगा और 1 आएगा 0 और 2 के बीच में y, यानी मान लिया इनके बीच में यहाँ आ रहा है, तो एक बिंदु मान लिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये तो इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, इस बिंदु पर x कितना है, 5 है, y कितना है, 1 है। ऐसे आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना, एक यहाँ पड़ा एक यहाँ पड़ा, इसको मिला दो ऐसे करके, ग्राफ पेपर में बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ऐसे। और इसका समीकरण भी आप लिख लेना, इसका समीकरण क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए समीकरण 2 के लिए x 16 है, देखिए x कितना है, 16 यहाँ पर है, y कितना है 20, तो 16 और 20 यानी 16 के सामने ऊपर, इस समीकरण को मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। देखिए कि वहाँ पे भी ग्राफ नहीं खींच पाएगा। x और y इधर लिख दिया मैंने, इधर था 16, इधर था 20, इधर था 15, इधर था 21, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं पहले। अब देखिए आप इस लाइन को और लंबी कर लो, इसका समीकरण मैंने मिटा दिया है, लेकिन मैं बुक से देख के लिख लूँगा, ठीक है। देखिए पहले आप
इसका समीकरण मैंने लिखा, इसका समीकरण तो मैंने लिख दिया यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए x पे 16 है, यहाँ पर 16 होगा, y पे 20 है, तो 16 और 20 के सामने यानी यहाँ पे कहीं पे यानी यहाँ पड़ेगा ये इसके सामने बिल्कुल, यानी 16 और 20 के सामने, 16 यहाँ पर है और 20 आएगा इसके पास, यानी यहाँ पर कहीं पड़ रहा है, x पे पड़ रहा है 16 और y पे 20 पड़ रहा है, एक बिंदु तो यहाँ पे आ गया। दूसरा x पे 15, x पे 15 कहाँ पे आएगा, 14 और 16 के बीच में आएगा 15, यहाँ पर मान ले 15 है, ठीक है। तो x पे 15 है, y पे 21 है, 21 मतलब कहाँ पड़ेगा, 20 के बाद, सपोज थोड़ा से ऊपर पड़ेगा, थोड़ा से कहाँ पड़ेगा, 15 21 मतलब थोड़ा से इधर पड़ेगा कहीं आसपास में, क्योंकि 20 यहाँ पर है, 21 मतलब थोड़ा इससे बाद में जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा 21, तो इससे थोड़ा से ऊपर आपको मान लेना है 16 के सामने, और इस पे एक बिंदु यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पड़ेगा तो ये लाइन जाएगी ऐसे में आपकी, ये लाइन जाएगी ऐसे टेढ़ी में जाएगी ऐसे, ठीक है, दोनों बिंदु ऐसे पड़ेंगे। तो देखिए अब ये बिंदु जहाँ पे कट हुए ना वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे गई, अब ये लाइन कहाँ पे कट हो रही वो आपको ध्यान से देखना। देखिए x के सामने ये लगभग ये थोड़ा लाइन में टेढ़ी हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको सीधी खींचोगे तो x के सामने जाएगी ये कहाँ पर, एक मिनट इसको थोड़ा सा सीधी कर लेते पहले, यहाँ से ऐसे निकलेगी, एक बिंदु मेरा यहाँ पड़ा था, एक बिंदु मेरा यहाँ पड़ा था, x के सामने ये लगभग 20 पे जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर डिस्टेंस आगे पीछे हो रहा है। अगर आप इस ग्राफ कॉपी में करते हैं x के सामने ये 20 पे कटेगा और y के सामने ये 16 पे कटेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऐसे लाइन आपको खींचनी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं ऐसे, y के सामने 16 पे कट रहा है ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में y के सामने 16 पे कट रही है, x के सामने 20 पे कटेगी ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा है इसलिए ये सही नहीं आ पा रहा है इधर, ठीक है। तो आपको लिखना है अतः ग्राफ द्वारा हल, ग्राफ द्वारा हल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x पे ये कटेगा 20 पर 20 मीटर, तथा y की वैल्यू कितनी आएगी 16 मीटर। यानी आप अब यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। एग्जैक्ट ये 20 के सामने ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा यहाँ कम हो रहा है, इस वजह से आगे पीछे हो रहा है ग्राफ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बना के देख लेना है, रफ फिगर इसकी मैंने आपको समझा लिया है कि आपको कैसे बिंदु निकालने हैं और कैसे ड्रॉ करना है। अब आप इसको अपने ग्राफ पेपर पे ज़रूर लिख कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले आप। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी लेक्चर में करते ख़त्म, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो कोई नहीं कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक समीकरण दी गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दिया है आपको एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y -8 = 0, ठीक है। ये एक समीकरण आपको दी गई है, मतलब दी गई है। आपको एक ऐसी समीकरण और बतानी है, दो चर में, दो चर वाली एक ऐसी समीकरण का एग्जाम्पल आपको और देना है कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। अगर हम इसको चेक करते हैं ग्राफ से तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है। तो माना दूसरी समीकरण को आपको क्या मानना है, देखिए यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, आपको वेरिएबल एक्स वाई ही मानने हैं। मान ली वेरिएबल मैंने एक्स वाई माना, बस इनके गुणांक को आप चेंज कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 लिया एक्स के साथ में और 2 लिया वाई के साथ में, 2 लिया मैंने वाई के साथ में, और यहाँ पर -8 था तो यहाँ मैंने -7 कर दिया = 0। ये मान ली मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको चेक करता हूँ
तो मुझे रेखाएं क्या मिलेगी, मुझे रेखाएं मिलेगी प्रतिच्छेद करती हुई। कैसे देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। आप लिख सकते पहले ऐसे करके समीकरण 2 से या 1 से लिख लो पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 बताओ कितना है 2, b1 बताओ कितना है 3 और c1 बताओ कितना है माइनस का 8। जो समीकरण हमने मानी है दूसरी वाली उसको लिखो पहले आप समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब मानक रूप में लिख के दिखा नहीं रहा, वो आप अब समझ गए हो कि कैसे हम मानक रूप से तुलना करते हैं, ठीक है, और कैसे हमें ए बी सी की वैल्यू मिलती है। देखिए a2 की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है 3, b2 की वैल्यू क्या होती है 2 और c2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 7। अब अगर मैं निकाल के देखता हूँ रेशियो, देखिए a1 अपॉन a2 हम निकाल के देखेंगे पहले। a1 कितना है देखिए a1 2 है और a2 कितना है 3 है, और b1 और b2 भी निकाल के आप देख लो। b1 कितना है देखिए 3 है और b2 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, चूंकि ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये दोनों कंडीशन ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होती है इसीलिए क्या होगी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेद का एग्जाम्पल आपको देना था, एक समीकरण मानी थी प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड। पहले वाला हमने सिद्ध कर दिया है, पहले वाले केस में से ने क्या कहा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती होती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को आपको दिखाना था तो हमने दिखा दिया। देखिए एक समीकरण दे रखी थी, एक समीकरण हमने ये मान ली और चेक कर दिया कि ये रेखाएं ऐसे आएंगी प्रतिच्छेद, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए आप, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको देखिए एक समीकरण आपको दे रखी है वो आपको सेम रखना है, एक दूसरी समीकरण आपको खुद से बनानी पड़ेगी इसमें। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसने कहा है कि समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, देखिए माना समांतर रेखाओं के लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि इस समीकरण में दो मतलब एक संख्या से गुणा कर लो, किसी भी संख्या से गुणा कर लो आप पहले, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल के जो गुणांक है उनमें मान लिया मैं यहाँ 2 है, अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ दोनों समीकरण में तो यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4x 2 तीन 6y, ठीक है, 2 दूनी 4x 2 तीन 6 हो गया। और यहाँ मान लिया मैंने कुछ और नंबर मान लो आप 9, मान लिया 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए अब फिर यदि मैं यहाँ लिख करके इसकी तुलना करता हूँ, देखिए समीकरण 1 से लिख करके हम चेक करेंगे कि समांतर होती है नहीं। देखिए समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, इसकी तुलना करो मानक समीकरण से, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 और c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का 8। अब समीकरण 2 से देखिए आप, समीकरण 2 से जो आपने मानी है समीकरण ये वाली, यहाँ पर देखिए 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आप a2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9। अब चेक करो ज़रा a1 अपॉन a2 निकाल के देखो पहले आप, a1 कितना है देखिए a1 है 2, a2 कितना है 4। अब इसको कट कर लो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ गया। अब देखिए फिर आप b1 अपॉन b2 निकाल के देखो तो b1 कितना है देखिए b1 3 है और b2 कितना है 6। इससे अगर मैं कट करता हूँ इसकी वैल्यू भी 1/2 मिल जाएगा। अब c1 अपॉन c2 हम निकाल के देखेंगे तो देखिए c1 कितना आता है माइनस का 8 और c2 कितना आता है माइनस का 9। अब आप देख लो ज़रा, अब आप ध्यान से देख लो कि ये दोनों अनुपात तो इक्वल आ रहा है बट ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए अगर ये समीकरण हम लेते हैं तो हमें देखिए इनको सॉल्व करने पे क्या मिलता है, समांतर वाली कंडीशन मिलती है। और इस केस में क्या होता है रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, रेखाएं समांतर है। तो ये भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। देखिए कि रेखाएं समांतर है
अब पूछा क्या था कि एक ऐसा समीकरण युग्म दो कि रेखाएं समांतर हो। प्रतिच्छेदी वाला मैंने समझा लिया है, समांतर वाला सेकंड केस था, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये समीकरण मानी थी मैंने, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण पहले से दे रखी थी, एक समीकरण हमने ऐसे मानी कि इनको सॉल्व करने पे रेखाएं समांतर प्रूव होनी चाहिए। देखिए समांतर हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट है संपाती वाला। तो देखिए संपाती वाले केस में क्या करना है वो आप देखिए, यहाँ तक बिल्कुल आपको रफ करना है। दोबारा एक समीकरण आपको दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको ऐसे माननी है कि सॉल्व करके संपाती रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। अब दूसरी समीकरण मान लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरी मान लो, क्या मानो आप, एक काम करो इसको आप डबल कर दो, ठीक है। देखिए एक नंबर से गुणा करो, यहाँ पर मान ले मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6 y और 2 अट्टी 16, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। संपाती के केस में क्या करना है, एक ही संख्या से गुणा करनी है पूरी समीकरण के अंदर, इसी एक समीकरण में। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण 1 से, ध्यान से समझना, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मानक रूप से तुलना करने पर a1 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, b1 की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, c1 की वैल्यू माइनस का 8 मिल जाएगा। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप ध्यान से देख लो, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस में 6y माइनस में 16 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करो मानक समीकरण से, तो a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा माइनस का 16। अब देखिए चेक करते कि रेखाएं संपाती निकलती है या नहीं निकलती, क्योंकि हमने ये समीकरण मानी है, इससे संपाती आएगी नहीं आएगी। देखिए a1 अपॉन a2 निकाल के देखो पहले, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 निकाल के चेक करो, b1 देखिए कितना है 3 और b2 कितना है 6, कट करो, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब निकाल लो c1 अपॉन c2। देखिए c1 माइनस का 8, c2 माइनस का 16, माइनस से माइनस कट हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए सारी वैल्यू इक्वल आ गई है, 1/2 1/2 1/2। यानी आप क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशो बराबर है तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती है। तो तीसरे वाले केस में आपको समपाती सिद्ध करना था, एक समीकरण ऐसा मान करके। तो देखिए एक समीकरण हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, तो वो समीकरण ये वाला होगा। इस समीकरण को इसके साथ लेने पर ये रेखाएं क्या होती, समपाती होती है, ठीक है। तो तीनों केस आपने प्रूव कर लिए हैं। अब देखिए आगे, ये था तीसरे केस के लिए, ठीक है, ये था समपाती वाले केस के लिए। इसको पहले नोट कर ले, एक लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।